Hello everyone, welcome to the learning station. I am Gaurav Kumar and today I will provide a flow chart of the French Revolution. This flow chart will really help you in competitive exams. Basically this flow chart is really helpful to those students who don't like to study so much. But when you are with Gaurav Kumar, everything is easy. So guys, शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्लो चार्ट. ग्रोइंग मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास कब ग्रो करी थी, ठीक है. द फ्रेंच पॉपुलेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. जो फ्रेंच की जो पॉपुलेशन है ना, यानी कि वहाँ की पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड थी. जैसे द फर्स्ट स्टेट्स में कौन आता था, क्लर्गी. सेकंड स्टेट्स में कौन आता था, नोबल. ठीक है, नोबल किसे कहते हैं, जो बड़े बड़े राजघराने में काम करते थे. क्लर्गी किसको कहते हैं, प्रीस्ट वगैरह को. थर्ड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, यानी कि जो थर्ड स्टेट है ना वो भी 3 क्लास के अंदर डिवाइडेड थी. फर्स्ट क्लास कंप्राइजेज ऑफ द बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स एटसेट्रा. सेकंड क्लास कंप्राइजेज ऑफ मिडिल क्लास फार्मर, यानी कि सेकंड क्लास में कौन आता था, मिडिल क्लास पीपल आते थे. मिडिल क्लास फार्मर हो गए जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हुआ करती थी. थर्ड स्टेट कंसिस्ट ऑफ लैंडलेस लेबर, पीजेंट्स एटसेट्रा. और थर्ड स्टेट में कौन आता था, थर्ड क्लास में कौन आता था, सॉरी, लैंडलेस लेबर्स आता. थर्ड स्टेट के थर्ड क्लास जो था वो सबसे गरीब क्लास थी. ठीक है, उनको सारे टैक्सेस वगैरह, वैसे तो थर्ड स्टेट में जितने भी क्लासेस वगैरह है ना सबको टैक्सेस वगैरह देना पड़ता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्डन किस पे ज़्यादा आता था, थर्ड क्लास पर आता था. थर्ड क्लास कौन होती थी, लैंडलेस लेबर्स एटसेट्रा. एंड सेकेंड पॉइंट इसका फिर ये आता है, मिडिल क्लास कम्स इन 18th सेंचुरी. और जो मिडिल क्लास जो है ना ये 18th सेंचुरी में आई थी. दे अर्न मनी बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क एंड कॉटन. और वो पैसा कैसे कमाते थे, यानी कि सिल्क जो है ना, सिल्क और कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करते थे जगह जगह, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वो एक्सपोर्टेशन करते थे अपनी शिप से, और इसी जरिए से वो पैसा कमाते थे. वो एक तरह से बिग बिजनेसमैन भी बन गए थे. मर्चेंट्स जो थे ना वो बिग बिजनेसमैन बन गए थे ये कारोबार करते करते. दे बिलीव दैट राइट शुड बी गेन्ड बाय पोजीशन नॉट बाय बर्थ. और वो ये सोचते थे कि जैसे राइट जो होते हैं ना वो हमारी पोजीशन से मिलने चाहिए, हमारी बर्थ से नहीं मिलने चाहिए. जैसे राजा को है ना एक तरह से बर्थ से उनको राइट मिला था, जो प्रीस्ट वगैरह है ना उनको बर्थ से राइट मिले थे, लेकिन थर्ड स्टेट की जितनी भी क्लास वगैरह थी, थर्ड स्टेट की जितनी भी क्लास वगैरह थी उनको कोई राइट वगैरह ही नहीं मिलता था. ठीक है, दे थिंक ऑलवेज अबाउट फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी. वो किसके बारे में सोचते थे, हमेशा फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा सोचते थे वो. द आइडियाज़ आर हाईलाइटेड विद मैनी फिलोसफर्स आर लाइक, यानी कि बहुत सारे फिलोसफर्स वगैरह आते थे थर्ड क्लास के अंदर. ठीक है, जैसे जॉन लॉकी, जीन जेकिस रूसो और मॉन्टेक. ठीक है, उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी, तो ये काफ़ी आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यानी कि जॉन लॉकी ने कौन सी बुक लिखी थी, जीन जेकिस रोजियो ने कौन सी बुक लिखी थी, और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी. ठीक है, तो आप इन सबको लर्न कर लेना. ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल है जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द 9th क्लास और यूपीएससी वालों के लिए. सो गाइज अब आता है थर्ड पॉइंट. ऑल द टैक्सेस आर इम्प्लाइड ऑन द पुअर पीजेंट्स बाय द चर्चेस, क्लर्गी एंड नोबल. यानी कि जितने भी टैक्सेस वगैरह कौन देता था, पुअर पीजेंट्स वगैरह देते थे. ठीक है, किसको देते थे वो टैक्सेस, वो चर्चेस वगैरह को देते थे, क्लर्गी वगैरह को, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं ना उनको दिया करते थे. जो चर्चेज है ना वो अपने टैक्स डालते थे किस पर, थर्ड स्टेट पर. तो हमने टैक्सेस का क्या नाम रखा था उन्होंने, टिट्स. ठीक है, दे डिड नॉट एन्जॉय एनी प्रिविलेजेस. उनको कोई प्रिविलेजेस वगैरह किनको नहीं मिलते थे, पीजेंट्स वगैरह को है ना कोई से भी वो नहीं मिलते थे, उनको प्रिविलेजेस वगैरह नहीं मिलते थे. किनको, पीजेंट्स वगैरह को और लैंडलेस लेबर्स को. ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स को मैंने लिखवा दी यहाँ पर. अब आता है फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में ये दे रखा है, लुइस 16 इज प्लानिंग टू इंक्रीज द टैक्सेस बिकॉज, यानी कि जो लुइस 16 है ना वो अपना जो प्लान क्यों कर रहा है कि मैं टैक्स ज़्यादा बढ़ा दूँ. ठीक है, इसके तीन कंडीशन है कि लुइस 16 ने क्यों सोचा कि मैं टैक्सेस को बढ़ा दूँ. पहली कंडीशन मैं बताता हूँ. एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ना लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए उनका सारा पैसा ना सारा वेस्ट हो चुका था. दूसरा रीज़न ये है, जब अमेरिका में जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी थी ना, जो ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी थी उसको छुड़वाने के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी. लुइस 16 ने उनकी हेल्प करी थी एक तरह से. तो उन्होंने 1 बिलियन लीवर का डेप्ट ले लिया था, यानी कि उन्होंने टैक्स ले लिया था जो कि 2 बिलियन लीवर में कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, और तीसरी बात ये भी आती है, ब्रेड के जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा उनकी कमी होने लग गई थी. ठीक है, अब आता है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन.
सो गाइस अब शुरू करते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि जो रेवोल्यूशन है ना उसका आउटब्रेक कैसे हुआ। लुई 16 प्लान टू कॉल एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू प्रपोज न्यू टैक्सेस, यानी कि लुई 16 ने एक तरह से प्लान कर लिया कि वो एक असेंबली बुलवाएगा, किसकी, स्टेट जनरल की, जिसमें से फर्स्ट स्टेट जनरल, सेकंड स्टेट जनरल और थर्ड स्टेट जनरल के आदमी आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आएंगे, ठीक है। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच एंड दे आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, यानी कि 300 जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना वो किसने भेजे थे, क्लर्गी ने और नॉबल्स ने भेजे थे। द थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी यहाँ पर आएगा 600, मैंने गलती से 300 लिख दिया, यहाँ पर आएगा 600 रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर स्टैंड एट द बैक। और वो किसके पीछे खड़े हुए थे, जो फर्स्ट और जो सेकंड क्लास है ना, जैसे वो बैठे हुए थे प्रीस्ट वगैरह और नॉबल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह जो बैठे हुए थे, उनके पीछे जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट वो खड़े हुए थे। वुमेन, चिल्ड्रन एंड पीजेंट्स वर डिनाइड टू द एंट्री, एक तो बच्चे नहीं जा सकती थी, औरतें नहीं जा सकती थी, और जो गरीब गरीब लोग हैं ना वो भी नहीं जा सकते थे, किसके अंदर, असेंबली के अंदर। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेजिम वन स्टेट हैड वन वोट, यानी कि जो ओल्ड रेजिम के अनुसार एक स्टेट का एक वोट होएगा, बट द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच पर्सन गिव्स वन वोट, यानी कि थर्ड स्टेट ने ये डिमांड करी कि हर एक इंसान का एक एक वोट होना चाहिए। और बिल्कुल सही भी बात है, जैसे यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो हर इंसान का एक ही वोट वगैरह होता है, ठीक है। तो उन्होंने भी वही बात लिखी थी, तो एक तरह से ना वो इंस्पायर्ड थे, जो फिलोसफर्स वगैरह मैंने बताया था ना, इस पेज पे फिलोसफर्स वगैरह बताए थे मैंने, ये इन्होंने अपनी बुक में ना बहुत सारे लॉज वगैरह लिख रखे थे, तो इन लॉज को इन्होंने इस असेंबली में डिपिक्ट करा था, ठीक है। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन जो लॉज के इनको डिपिक्ट करा था, फिलोसफर्स के लॉज को डिपिक्ट करा था इस असेंबली के अंदर, ठीक है। When the king rejected this proposal, जब किंग ने रिजेक्ट करा ये प्रपोजल ऑफ द थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स वॉक आउट द असेंबली एंड स्टार्टेड प्रोटेस्ट, जब किंग ने मना कर दिया ना कि भाई मुझे आपका प्रपोजल है वो मंजूर नहीं है, जो थर्ड स्टेट को जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह है ना, बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, मर्चेंट्स, वो असेंबली से बाहर चले गए थे और वो एक तरह से दंगे करने लग गए थे। द थर्ड स्टेट कॉल देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट ने अपने आप को बताया कि मैं नेशनल असेंबली हो, और उसने कसम खा ली चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा का जो पावर्स है ना उसको लिमिट करूंगा, उसको कम करूंगा मैं, ठीक है। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन इज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉम्ड एट द बेकरी, यानी कि हमने देखा जो रेवोल्यूशन के जो आदमी है ना काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, दंगे कर रहे थे, किसके ऊपर, सड़कों पे आकर, ठीक है। और वो जगह जगह कंट्री साइड में भी जाकर दंगे करने लग गए थे, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे एक तरह से, तो एक तरह से मार भी रहे थे वो, ठीक है, जो जो दंगे कर रहे थे। और वुमेन की क्या कंडीशन थी, वुमेन को ना बहुत समय तक ना बेकरी पर खड़ा रहना पड़ता था, किस चीज़ के लिए, ब्रेड के लिए, क्योंकि उनको अपने परिवार का पेट पालना था सबसे पहली बात तो, इसलिए वो बहुत समय तक ना बेकरी के पास ना खड़ी रहती थी ब्रेड लेने के लिए। ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी बेकरी शॉप्स में जाकर, ठीक है। सो अब आता है इसका 6th पॉइंट, ठीक है। When Louis XVI saw that his subjects are revolting, he accepted the demands of the National Assembly. जब लुइस 16 ने देखा ना कि मेरे सब्जेक्ट्स, मेरी आम जनता जो है, पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो लड़ रही है मेरे खिलाफ, तो उसने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, ठीक है। नाउ द पावर ऑफ मोनार्क इज़ लिमिटेड, अब जो मोनार्क, जो राजा है ना, उसकी जो पावर है वो लिमिटेड हो गई थी। एंड इन फ्रांस शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और फ्रांस में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होएगी, मतलब राजा का भी रूल होएगा और गवर्नमेंट का भी रूल होएगा, ठीक है। सो गाइस अब शुरू करते हैं फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि जो फ्रांस है ना वो एक तरह से रिपब्लिक में कैसे बदली। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वहाँ पे कौन चुनती है, सिर्फ पीपल चुनती है, ठीक है। पीपल किसको चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। ये एक नंबर में आ सकती है, आप चाहो तो लर्न भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो लुइस 16 ही साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जब लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्स्टिट्यूशन जब साइन करा ना, संविधान, बट ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस, लेकिन वो चुपके बातें करने लग गया था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ। नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, नेशनल असेंबली ने किसके खिलाफ वॉर खड़ी कर दी, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। नेशनल असेंबली प्रोवाइड प्रिविलेजेस ओनली रिचर section to the society, so the lower section thinks that the war should be carried out. नेशनल असेंबली ने ये सोचा कि जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे ना वो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलते थे, लेकिन लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोई प्रिविलेजेस ही नहीं मिलते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम ना नेशनल असेंबली को ना कैरी आउट करेंगे, यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे।
लोअर सेक्शन इज फॉर्मिंग पॉलिटिकल क्लब्स, जो लोअर सेक्शन वगैरह है ना वो पॉलिटिकल क्लब्स खोल रहा था। द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इज जैकोबिन्स क्लब, और जिसमें से सक्सेसफुल क्लब कौन सा था, जैकोबिन्स क्लब का सबसे सक्सेसफुल क्लब यही वाला था। ठीक है, इसमें कौन था, इसमें पीजेंट्स, आर्टिजन, वॉच मेकर्स, ठीक है, ये सब थे। ये देखो यहाँ पे लिखा, जैकोबिन्स क्लब कंप्राइजेस ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सच एज वॉच मेकर्स, आर्टिस्ट एटसेट्रा। जैकोबिन्स क्लब नोन एज सेंसकुलेटस, और उनका नाम क्या पड़ गया, सेंसकुलेटस नाम पड़ गया। और एक तरह से वो क्या पहनते थे, वो एक तरह से ना रेड कैप पहनते थे। जो आदमी वगैरह थे ना वो रेड कैप पहनते थे और औरतें नहीं पहनती थी रेड कैप। और वो एक तरह से ना लाइनों वाली पैंट पहनते थे, लाइनों वाली पैंट, ठीक है। एंड दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मेरा मतलब है नी ब्रीचेस के बिना। नी ब्रीचेस कौन पहनता था, नी ब्रीचेस वो वगैरह पहनते थे जो नॉबल्स वगैरह होते थे ना, वही पहनते थे, छोटी छोटी निक्कर और उसके ऊपर सॉक्स वगैरह चढ़ाते थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम ना एक अलग फैशन रखेंगे। जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, जो जैकोबिन्स क्लब है, उन्होंने सोचा हम एक ना अलग सेक्शन रखेंगे, नॉबल्स से अलग, बिल्कुल अपार्ट। ठीक है, सो अब आता है अगला, द किंग एंड हिज फैमिली वॉज होस्टेज बाय द जैकोबिन्स क्लब। एक तरह से जो किंग है ना और उसकी फैमिली को एक तरह से ना बंदी बना लिया था। लेटर द नेशनल असेंबली डिक्लेयर द किंग एंड हिज फैमिली अ ट्रेटर। और फिर बाद में जो नेशनल असेंबली है ना उसने बोल दिया कि जो राजा और उसकी जो फैमिली है ना एक तरह से धोखेबाज है। नाउ द फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, और अब तरीके से जो फ्रांस है ना वो एक तरह से रिपब्लिक सिटी बन गई थी। एंड दीज मैन हु आर एज अबव 21 हैव द राइट टू वोट, और जो आदमी 21 साल से ऊपर का है उसको वोट देने का राइट है। सून द किंग एंड हिज वाइफ वाज एक्सिक्यूटेड बाय द डिवाइस गुलोटाइन। मैंने बताया गुलोटाइन का मतलब क्या होता था। गुलोटाइन एक ऐसी डिवाइस थी जहाँ से आदमियों का सिर काटा जाता था, चाहे कोई भी आदमी हो उसका सिर काट दिया जाता था अगर कोर्ट कह देता था कि इसको गुलोटाइन की मदद से मरवाना है। ठीक है, तो मैंने फ़ोटो भी शेयर कर दी थी, आपको पता चल जाएगा कि ग्लूटाइन की डिवाइस का आखिर मतलब क्या होता है। और मैंने इसमें पॉइंट भी निकल रखा है और 1 मार्क्स में आ जाता है कि ग्लूटाइन की डिवाइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, पेपर में काफ़ी ये आ जाता है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। सो गाइस, अब आता है द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है डर का माहौल। जो 2 साल तक था ना, 1793 से लेकर 1794, ये काफ़ी डर का माहौल फैला हुआ था फ्रांस के अंदर। क्यों डर का माहौल फैला हुआ था, आइए देखते हैं। रॉबर्सपायर वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन्स क्लब एंड पनिश दोज पीपल हु आर अगेंस्ट रिपब्लिक कंट्री। यानी कि जो रॉबर्सपायर है ना एक तरह से जैकोबिन्स क्लब का जो हेड था, और वो उन लोगों को पनिश करता था जो रिपब्लिक कंट्री के खिलाफ है। ऑल द एनिमल्स कंसिडर्ड बाय रॉबर्सपायर अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर सेवरल ईयर्स। यानी कि जो भी रॉबर्सपायर जिनको भी अपना दुश्मन समझता था ना उनको वो अरेस्ट करवा देता था और उनको जेल में डलवा देता था, और काफ़ी लंबे समय तक ना उनका ट्रायल चलता था। ठीक है, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये गिल्टी है, ये गुनहगार है, देवर गुलोटाइन, यानी कि उनको गुलोटाइन की मदद से मरवा दिया जाता था। गुलोटाइन इज़ अ डिवाइस, 1 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलोटाइन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, इसके 2 पोल होते हैं और इसकी एक ब्लेड भी होती है, बहुत शार्प ब्लेड होती है। विच पर्सन इज बेहेडेड, जिसमें से आदमी का जो गला है ना वो अपना आप कट जाता है उसकी मदद से। रॉबर्सपायर गवर्नमेंट प्लेसिंग लॉस ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, यानी कि जो रॉबर्सपायर की जो गवर्नमेंट है ना वो एक तरह से फिक्स वेजेस रखती थी। ठीक है, फिक्स वेजेस रख रही थी वो मैन के, जो भी लेबरर्स वगैरह जो भी काम करती थी ना उसके फिक्स वेजेस रख रही थी। और प्राइसेस, जो फ्रूट्स वगैरह के जो प्राइजेस वगैरह जो होते हैं उसके भी फिक्स प्राइजेस रख रही थी। He tell that every people will eat wheat flour not white flour। उसने बोला कि हर जो लोग हैं ना वो एक तरह से व्हीट का फ्लोर खाएंगे, व्हीट फ्लोर ब्रेड खाएंगे, सॉरी व्हीट फ्लोर ब्रेड। ठीक है, व्हीट फ्लोर ब्रेड खाएंगे। वाइट फ्लोर का ब्रेड ना कौन खाता था, जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गया ना, जैसे नॉबल्स वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, ये मैदे का ब्रेड खाते थे। ठीक है, लेकिन रॉबर्सपायर की गवर्नमेंट ने कहा हर कोई व्हीट का ब्रेड खाएगा। Robespierre's policy are relentlessly that people protested against him and his supporters demand moderation। यानी कि रॉबर्सपायर की जो पॉलिसी है ना वो इतनी हार्श हुआ करती थी ना, तो उसके जो सपोर्टर्स थे जैकोबिन्स क्लब में वो खुद इसके मतलब दुश्मन बन गए थे। उन्होंने कहा कोर्ट से कि ये हमें परेशान करता है, इसकी पॉलिसीज़ वो बहुत ज़्यादा हार्श है। तो कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया कि ये एक तरह से धोखेबाज है हमारी कंट्री के लिए, और उसका सोन क्या हो गया था, उसका एग्जीक्यूशन हो गया था। किसकी मदद से, गुलोटाइन की मदद से। उसने एक तरह से गुलोटाइन डिवाइस जो है वो बनवाई थी, किससे, डॉक्टर गुलोटीन से बनवाई थी उसने डिवाइस वगैरह, लेकिन खुद ही उसी डिवाइस से मर गया था। दूसरों के लिए उसने गड्ढा खोदा था लेकिन खुद उसमें गड्ढे में जाकर गिर गया था वो। ठीक है।
सो गाइस अब आता है डायरेक्टरी रूल। ठीक है, डायरेक्टरी रूल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी रूल में सिर्फ 5 मेंबर्स होते हैं और वो अपने देश को चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों आया था, कब आया था, कैसा आया था? आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन्स क्लब, जब जैकोबिन्स क्लब का पूरी तरीके से फॉल डाउन हुआ था, जो वेल्डियर क्लास है ना, वो एक तरह से पावर के अंदर आ गई थी। अ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द नॉन प्रोपराइटर सेक्शंस नॉट गिवन द राइट टू वोट, यानी कि जिनके पास वगैरह प्रॉपर्टी नहीं होएगी ना, जिस सेक्शंस के पास, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होएगी, वो वोट नहीं दे सकते। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज मेड, और एक तरह से 2 सभा बनाई गई, एंड दे अपॉइंटेड डायरेक्टर्स, और एक तरह से वो क्या चुनते थे, वो डायरेक्टर्स चुनते थे। डायरेक्टर्स इज मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और जो डायरेक्टर्स किससे बने होते थे, 5 मेंबर होते थे डायरेक्टर में। ठीक है, इट इज़ गुड दैट डिवाइड पावर इनटू 5 मेंबर्स, और ये बहुत अच्छा है कि हम अपने एक तरह से डिवीजन कर रहे हैं पावर्स का 5 मेंबर्स में, रेदर देन गिविंग द पावर टू 1 पर्सन। यानी कि पहले जो रॉबर्ट्स फायर की जो गवर्नमेंट आई थी, वो एक तरह से वही हेड था, एक तरह से गवर्नमेंट का वही हेड था, वही गवर्नमेंट थी, और वो 2 साल उसने तक रूल करा था, फिर बाद में वो गुलोटाइन से मर गया था। तो पीपल बहुत ज़्यादा डर गए थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम पावर्स को 5 पावर्स में डिवाइड कर देंगे। समटाइम्स द डायरेक्टर क्लैश्ड विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, और समटाइम जो डायरेक्टर्स वगैरह जो है ना, वो एक तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल से ना लड़ाई कर लेते थे। आफ्टर द नेपोलियन बोनापार्टे कम अप एंड अ मिलिट्री डिक्टेटर। ठीक है, एक तरह से उसके बाद में कौन आया, नेपोलियन बोनापार्टे, और एक तरह से फिर क्या हुआ, एक तरह से वो मिलिट्री डिक्टेटर था, फिर आएगा वो बाद में भी, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर। सो गाइस अब आता है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या वुमेन ने भी रेवोल्यूशन करी थी या नहीं करी थी? वुमेन पार्टिसिपेट इन मैनी इवेंट्स टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, यानी कि वुमेन ने काफ़ी पार्टिसिपेट करा था सोसाइटी के अंदर ताकि वो चेंजेस वगैरह लाए। दे प्रेशराइज द नेशनल असेंबली, उन्होंने नेशनल असेंबली को प्रेशराइज करा टू ब्रिंग चेंजेस इन देयर लाइफ्स। क्या, यानी कि उसने एक तरह से नेशनल असेंबली को ना प्रेशराइज करा ताकि आप हमारी जो लाइफ है ना उसमें ना इम्प्रूव करो। ठीक है, थर्ड स्टेट वुमेन सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। जो थर्ड स्टेट की जो औरतें होती थी ना, वो एक तरह से अपने फूल बेचती थी, फ्रूट वगैरह बेचती थी, वेजिटेबल वगैरह बेचती थी इन द मार्केट के अंदर, एंड दे वर्क इन द हाउसेज ऑल्सो, और एक तरह से वो बड़े बड़े राजघराने के अंदर काम भी करती थी। थर्ड स्टेट वुमेन डिड नॉट हैव एन एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी ना, वो एक तरह से वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पास कोई जॉब नहीं थी। ठीक है, जॉब की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जब जॉब नहीं ट्रेनिंग नहीं होगा तो कोई जॉब भी नहीं करेगी। वेल्डियर क्लास डॉटर्स ओनली स्टडी एट द कन्वेंट, यानी कि सिर्फ वेल्डियर क्लास डॉटर होती है ना, जैसे वो पढ़ती थी सिर्फ कॉन्वेंट के अंदर जाकर, स्कूल के अंदर जाकर, और उसके बाद में उनके मम्मी पापा जो थे ना, वो शादी करवा देते थे। वर्किंग वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड चिल्ड्रन ऑल्सो, यानी कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, वो एक तरह से अपनी फैमिली की भी रक्षा करती थी और एक तरह से अपने बच्चों की भी देखभाल करती थी। देयर आर 60 पॉलिटिकल क्लब्स ऑफ वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी। कम से कम अब कितने क्लब्स खोले उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी के अंदर? 60 पॉलिटिकल क्लब खोले। मोस्ट फेमस आर सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन व द मोस्ट फेमस ऑफ दैम, यानी कि सिर्फ 2 क्लब सबसे ज़्यादा फेमस थे वुमेन्स के। एक तो कौन सा था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, ये 2 क्लब सबसे ज़्यादा फेमस थे। Their demands were they were treated as like man and right to vote। उनकी ना मेन डिमांड ना यही थी कि एक तरह से ना वो एक तरह से उनको एक तरह से ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे आदमियों को ट्रीट किया जाता है, और एक तरह से उनकी डिमांड थी कि उन्हें भी राइट टू वोट चाहिए। दे वॉन्ट टू गेट इलेक्टेड इन द असेंबली, और उन्हें एक तरह से इलेक्टेड होना पड़ता था असेंबली के अंदर, इन द नेशनल असेंबली। एक तो नेशनल असेंबली का मेंबर भी बनना चाहते थे। दे वॉन्ट दैट द न्यू गवर्नमेंट वर्कड विद देयर इंटरेस्ट, वो ये चाहते थे कि जो नई गवर्नमेंट आई है ना, दैट इज़ द नेशनल असेंबली, वो उनकी तरह से काम करे, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम करे। ठीक है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मैनी लॉस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लॉस वगैरह निकाले उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, यानी कि स्कूलिंग सबके लिए, गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई गरीब घर की लड़की है, चाहे कोई अमीर घर की लड़की है, सबको स्कूल पढ़ना है। वुमेन ट्रेन नाउ फॉर जॉब्स, और एक तरह से वुमेन अब किसके लिए ट्रेन करी गई, जॉब्स के लिए, एंड कुड रन स्मॉल बिजनेस। ठीक है, और एक तरह से वो स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी, एक तरह से वो आर्टिस्ट बन सकती थी, फूलों की दुकान खोल सकती थी। और डिवोर्स वॉज मेड लीगल, एक तरह से डिवोर्स बनाए गए, अगर कोई भी पति पत्नी अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो एक तरह से डिवोर्स भी ले सकता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर तो आप चाहो तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो। इस पैराग्राफ के अंदर हमने ये सीखा था, बन गई थी मेरे से ये। सो गाइस अब आता है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी सिस्टम को बंद करवाना। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, जो स्लेव ट्रेड वो कब बिगेन हुआ था, 17वीं शताब्दी में शुरू हो गया था।
द मर्चेंट्स ऑफ फ्रांस sailed from the ports of Bordeaux of Nantes to the African coast where they brought slaves। यानी कि जो मर्चेंट्स वगैरह है ना फ्रांस के, यूरोप के, वो एक तरह से जो पोर्ट्स है, ये दो पोर्ट सबसे ज़्यादा फेमस थे, एक तो बॉर्डेक्स और एक नैंटस। ये दो पोर्ट सबसे ज़्यादा फेमस थे और ये इन पोर्ट से कहाँ जाते थे? सीधा अफ्रीका के कोस्ट तक जाते थे। वहाँ पे इनको कौन मिलता था? वहाँ पे इनको मिलते थे नीग्रोस और वहाँ से ये पकड़ के नीग्रोस को यूरोप लाते थे। ठीक है, दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। और जब ये मर्चेंट्स वगैरह नीग्रोस को पकड़ के यूरोप लाते थे ना, ये किसको बेचते थे? प्लांटेशन ओनर्स वगैरह को बेच दिया करते थे। दे वर ब्रोड टू फ्रेंच नेशन, और एक तरह से फ्रेंच नेशन में लाए जाते थे फॉर द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो एंड यूरोप। ठीक है, यानी कि एक तरह से यूरोप के अंदर ना शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिगो की ना बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई थी, तो इसलिए निग्रोस को लाया जाता था। बॉर्डेक्स और एंड नैंटिस आर द टू मेन पोर्ट्स ऑफ स्लेव ट्रेड। यहाँ से सबसे ज़्यादा स्लेव ट्रेड होने लग गया था। ठीक है, हाउएवर द जैकोबिन्स क्लब एबॉलिश द स्लेवरी सिस्टम फॉर 10 ईयर्स। यानी कि जैकोबिन्स क्लब जो था ना, उसने स्लेवरी सिस्टम को बंद करवा दिया 10 साल के लिए। आफ्टर नेपोलियन केम, जब नेपोलियन दोबारा से आया फ्रांस के अंदर, ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, उसने दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी सिस्टम को, निग्रोस वगैरह का दोबारा से उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया। इट वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और फ्रेंच कॉलोनीज में कब ये फाइनली अबॉलिश्ड हुआ था? 1848 के अंदर जो है वो बिल्कुल एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो गया था। ठीक है, तो मैंने बता दिया। सो गाइस, अब आता है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यानी कि जब रेवोल्यूशन हुआ था ना, तब लोगों की एवरीडे लाइफ कैसी हुआ करती थी। सिंस 1789, जब 1789 की शुरुआत से ही, उसकी समर से ही, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन लाइफ। बहुत सारे चेंजेस आने लग गए लाइफ्स के अंदर, ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि मैन की लाइफ में, वुमेन की लाइफ में और चिल्ड्रन की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए। Whenever the revolutionary government, जब revolutionary government pass law their ideas in the newspaper, जब भी revolutionary government कोई सा भी पास करती थी ना लॉ, वो एक तरह से अपने आर्टिकल छिपवा देती थी न्यूज़पेपर के अंदर। आफ्टर स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल प्रिजन, जब एक तरह से बेस्टाइल का प्रिजन जो होता है वो स्टॉर्म करा गया था, इंपॉर्टेंट लॉ कम आउट, दैट इज एबोल्यूशन ऑफ द सेंसरशिप। सेंसरशिप का एबोल्यूशन करवाना। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से पहले जब मोनार्की सिस्टम था ना, जब कोई भी न्यूज़पेपर ना पहले ना किंग की परमिशन लेती थी कुछ भी आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए, तो नेशनल असेंबली ने ये कहा कि आपको जो मन है ना आप वो छापो। ठीक है, देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द किंग, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है किंग से परमिशन लेने की, एंड प्रेस एनी आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। जो मैंने बताया, न्यूज़पेपर पैम्पलेट एंड बुक्स, जो न्यूज़पेपर पैम्पलेट होगी और जैसे बुक्स वगैरह एक तरह से फ्लरिश्ड इन यूरोप एंड कंट्री साइड। यानी कि जब ये हुक्म सुनाया ना नेशनल असेंबली ने, तो एक तरह से न्यूज़पेपर को ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई। न्यूज़पेपर की कंपनीज वगैरह को और बुक्स वगैरह भी काफ़ी छपने लगी और यूरोप के अंदर फ्री में बांटी जाती थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, दैट दे कैन प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। यानी कि जो प्रेस को ना एक तरह से ना फ्रीडम मिल गया था कि आप अच्छी चीज़ें भी छाप सकते हो और बुरी चीज़ें भी छाप सकते हो, यह आपके ऊपर तय है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देयर आइडियाज़ कुड बी रीड ओनली बाय द एजुकेटेड पीपल, यानी कि उनके आइडियाज़ कौन पढ़ सकता था? सिर्फ एजुकेटेड पीपल पढ़ सकता था। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिवल, डांस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनसे क्या होता था? एक तरह से अट्रैक्ट होते थे। डिपिक्स लिबर्टी, फ्रीडम एंड स्पीच, और एक तरह से ये क्या डिपिक्ट करता था? फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिपिक्ट। सो गाइस, अब आता है कंक्लूजन, यानी कि लास्ट पार्ट। ऑब्वियसली इसके बाद पूरा चैप्टर ना फिनिश हो जाएगा, फ्लो चार्ट भी। ठीक है, फ्लो चार्ट का पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्टे बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्टे कौन बन गया? एक तरह से एम्परर बन गया फ्रांस का, और एक तरह से ना मतलब मिलिट्री डिक्टेटर था वो। एक तरह से कौन था? मिलिट्री डिक्टेटर था। जो नेपोलियन बोनापार्टे है ना, वो एक तरह से मिलिट्री डिक्टेटर था। उसकी ना बहुत सारी मिलिट्री वगैरह हुआ करती थी। ही क्रिएटेड मैनी किंगडम्स, उसने बहुत सारे किंगडम्स बनाए इन यूरोप के अंदर, एंड सेटल देयर फैमिली मेंबर, और अपने फैमिली के जो मेंबर्स वगैरह है ना उनको सेटल कर दिया अलग अलग किंगडम्स में। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉस, और उसने बहुत सारे लॉस निकाले फ्रांस में आकर, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन पूरी तरीके से, एंड इंट्रोड्यूस डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ होगी ना वो नाप तोल के दिया जाया करेगी। मैनी पीपल बिलीव ही हैज़ कम एज अ लाइब्रेटर, बहुत पीपल ये सोचते थे कि वो एक तरह से ना फ्रीडम दिलाना है लोगों को। लेकिन सून उसकी आर्मी इन्वेडिंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप, लेकिन सून जो उसकी आर्मी वगैरह जो है ना वो एक तरह से यूरोप की जो कंट्री है उसको इन्वेड कर रही है, यानी कि उस पर हमला बोल लिया है।
फाइनली ही डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, यानी कि वो 1815 के अंदर हार गया था जब वो वाटरलू की लड़ाई लड़ा था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि लुई 16 कब हारा था, वो वाटरलू की लड़ाई में हारा था 1815 के अंदर। राजा राम मोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो राजा राम मोहन रॉय है ना इंडिया के अंदर, जो ये थे, ये टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो ये सोचते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने हमें ना, एक तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंस्पायर करा है, एक तरह से हम भी लड़ सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो मैंने इसका भी आपको बता दिया। सो गाइस, मैंने आपको इसका पूरा पढ़ा दिया, फ्लो चार्ट भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इंग्लिश का चैप्टर क्लास 9 का। जिसको समझना है तो वो समझ सकता है मेरे से। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं उसका पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसके बाद में उसकी समरी भी बता दूँगा आपको। ठीक है, तो 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद जो है वो मैं इंग्लिश का जो चैप्टर है प्लस समरी वो मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा यूट्यूब के पास। ठीक है, यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, नई वीडियो। तो अब मैं इंग्लिश की करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा ज्योग्राफी की या फिर इकोनॉमिक्स की या फिर ज्योग्राफी की। इन दोनों में से एक वीडियो जो है, एक चैप्टर, तो मैं अपलोड कर दूंगा 3-4 दिन बाद। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।